हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट, जो कि होगा ये 41 प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 40 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो आज का ये 41वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम डेट फिक्स है, ऑफिशियल इसका जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी लोगों को पता होगा कि 4-5 जनवरी में एग्जाम होना है, तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं है। और जब ज़्यादा समय नहीं होता, एग्जाम नज़दीक होता है, तब आपको प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उससे आपके सारे एग्जाम के अनुसार आपके सारे टॉपिक जो है एक बार कवर हो जाते हैं, जो है डिवीजन हो जाते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट करना अनिवार्य है। ठीक है, तो अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। इसमें अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जो कि इलाहाबाद स्पेशल है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। ठीक है, गद्यांश कुछ इस तरीके से दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश से कि निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों में भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता। अब यहाँ आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा सी पार्ट। ठीक है, ग्रिम ग्रिम ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा और लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं माना था, तो आंसर इसका हो जाएगा प्रोफेसर ग्रिम। ठीक है, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? तो गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका आंसर आ जाएगा पाणिनि। ठीक है, महर्षि पाणिनि से प्रारंभ होती है, तो यहाँ आंसर ए पार्ट करेक्ट है। निम्न में से कौन सा विद्वान भारोपीय भाषाओं के संदर्भ में ये मानता है कि बड़ा आ और बड़ी ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते? तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है यहाँ पे, ये इसमें से कौन इस चीज को मानता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रुगमैन। ठीक है, ब्रुगमैन ब्रगमैन के अनुसार भारोपीय भाषाओं में बड़ा और बड़ी ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ठीक, अब हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर और स्टेनो के लिए जो ये बुक निकाला गया है, इसमें आपको टोटल 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 3 सॉल्व पेपर इसमें दिया गया है, और कुल मिलाकर 2450 प्लस क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं। तो इसको आप जो है देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसमें प्रैक्टिस सेट टोटल 25 आपको दिख रहे हैं, मिल जाएंगे। और इस तरीके से इसका पैटर्न जो है पेपर का, तो मतलब इसको लगाया गया है। प्रथम पाली इस तरीके से क्वेश्चन इसके दिए गए हैं, और इसका सोल्यूशन जो है व्याख्या सहित कुछ इस प्रकार दिया गया है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बुक है, आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आंसर इसका ब्लूमफील्ड। ठीक है, गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा डी पार्ट। यादृच्छिक का अर्थ होता है स्वतंत्र या फिर ऐच्छिक, इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्लूमफील्ड के द्वारा माना गया है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी पार्ट, उसका अर्थ होता है। ठीक है, अर्थ को माना गया है, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, इसे जातिवाचक संज्ञा शब्द के रूप में प्रयोग करने का कौन सा इसमें से विकल्प शुद्ध होगा? ठीक है, यशोदा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, लेकिन इसे अगर जातवाचक संज्ञा में प्रयोग करेंगे तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। इसमें जो यशोदा शब्द प्रयोग किया गया है, ये किस प्रकार के प्रयोग किया गया? तो ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। बाकी इसमें जो है व्यक्तिवाचक में प्रयोग किया गया। ए पार्ट में कृष्ण की माँ यशोदा थी। ठीक है, यशोदा की तस्वीर मैंने देखी है, तो ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वो यशोदा है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन सी पार्ट में जातवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में से युक्त वाक्य कौन सा है? ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा इसका जो है 7 का बी पार्ट। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा? बी पार्ट। वो कुछ खा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो कुछ में कुछ जो शब्द है ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। वो आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में बताना है कि कितने विशेषण प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए वो आदमी, तो यहाँ पे वो शब्द हो गया एक विशेषण,
आपके घर, तो आपका एक शब्द हो गया विशेषण, ये दोनों क्या है, सार्वनामी विशेषण है, ठीक है। और बहुत जो है, बहुत क्या है, ये बहुत जो है प्रविशेषण है। बड़ा शब्द क्या है, ये भी क्या है, ये विशेषण है। तो इस प्रकार यहाँ पे 4 विशेषण प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 जोड़कर लिखना है, ठीक है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो भूतकाल में अगर हम देखेंगे तो वो आया है, वो आया है शब्द क्या है, भूतकाल है। वर्तमान काल में क्या है, वर्तमान काल में राकेश जाता है। और भविष्यत काल में मैं पढ़ूंगा। तो इस प्रकार इसको जो है जोड़ के लिख दिया जाएगा। आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जिन शब्दों का वाक्य प्रयोग को सर्व भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वह वाक्य के अंग नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है परिभाषा है और इसको हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में कि वह शब्द जिनका प्रयोग वाक्य को श्रव्य और भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए करता है लेकिन वह वाक्य के अंग नहीं होते तो उन्हें निपात कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, निपात। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना, इसमें से तो डी पार्ट सही है। अश्वनी शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए, लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है इसमें। देखिए, लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कारक की बात करेंगे तो से जैसे परसक लगा हुआ है और यहाँ पे अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है। पेड़ से गिर रहा है तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट। आप और वह, आप, मैं और वह, यानी हम सब उनके घरों, खेतों और व्यापार को देखकर जरूर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाक्य में कौन सा पदबंध नहीं है, ठीक है। देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे तो सर्वनाम पदबंध किया गया है, ठीक है। आप और वह में दिया गया है, संज्ञा पदबंध भी है, क्रिया विशेषण भी है, लेकिन क्रिया पदबंध नहीं है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है, कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सही रूप से वाग्मय जो लिखा हुआ है वो सी पार्ट में लिखा हुआ है, तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस विकल्प में मूल शब्द और प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बी पार्ट है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा में देखिए बूढ़ा और पा लिखा हुआ है, जो कि ये क्या है, गलत तरीके से इसका जो है विभाजन किया गया है, ठीक है। तो 15 का सी आंसर हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास, ये कौन सी संधि है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है कौन सी संधि है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ बन रहा है। तो ये किस प्रकार की संधि में होता है, तो ये दीर्घ स्वर संधि में होता है। आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है कि असंगत वाक्य इसमें से बताना है, ठीक है, कौन सा गलत है मतलब कि। तो देखिए 17 में अगर हम देखते हैं तो जिस समास में, पहला ऑप्शन दिया गया, जिस समास में पहला पद प्रायः प्रधान होता है और उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, जिस समास में दूसरा पद प्रायः प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं, तो ये भी सही है, दोनों सही है। जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे गलत है, क्योंकि जिस वाक्य में कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे द्वंद्व समास कहते हैं। गलत है, क्योंकि द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो सी पार्ट गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही। तो असंगत वाक्य कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सही उत्तर इसमें से छांटना है, ठीक है। शयनागार दिया गया है, कातर है, हिमालय है। संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय किस प्रकार का है, ठीक है। इनका पद परिचय बताना है। तो शयनागार, शयनागार की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये यौगिक शब्द होता है, ठीक है, यौगिक शब्द है। कातर किस प्रकार का शब्द है, तो कातर जो है ये रूढ़ शब्द है और हिमालय जो है योग रूढ़ शब्द है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये पर्यायवाची होते हैं सब में प्रभात के, ठीक है, प्रभात के पर्यायवाची हैं। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है, ठीक है। आशा, निराशा, स्वर्ग, नरक, सार्थक, निरर्थक, विराग, राग। तो यहाँ पे देखिए पद क्रम की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो असंगत जो गलत है वो है डी पार्ट, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आयुर्वेद प्रक्रिया द्वारा कायाकल्प किया जा सकता है किसका। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे तो वृद्धत्व निवारण का कायाकल्प कर सकते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कहावत का अर्थ कहीं ठिकाना ना होना होता है, ठीक है। तो देखिए कहीं ठिकाना ना होना, इसका उत्तर है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ए पार्ट जो दिया गया है इसका अर्थ होता है कि कारण के नष्ट होने पर जो है कार्य न हो पाना, ठीक है। न सावन हरा न भादो सूखा, तो इसका अर्थ होता है
सदैव जैसी स्थिति में रहना। तीसरा है दोनों नावों पर पैर रखना, मतलब कि दो काम एक साथ करना, ठीक है। और डी पार्ट विद्या है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी पार्ट, क्योंकि इसमें से तीनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, कहीं ठिकाना ना होना इसका अर्थ जो है किसी में नहीं निकलता, तो डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य याद करना है, कौन सा है। मिश्र वाक्य की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ममता समझदार ही नहीं प्रतिभावान भी है, तो ये एक प्रकार के मिश्र वाक्य है, ठीक है। ऐसा वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ दूसरा उपवाक्य हो वह क्या होते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें से शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो देखिए, रोगी अपने कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, ठीक है, तो ये गलत है, तो ये देखिए गलत है, ठीक है। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई, तो यहाँ पे देखिए ये गलत किया गया है। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वो शेर बच निकला, तो यहाँ पर भी जो है और उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। क्वेश्चन नंबर 24 की डी की बात करेंगे तो ये सही रूप से लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी सारे कहीं ना कहीं गलती किया गया। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, बिन पग चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे निर्विध नाना, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार की हम बात करेंगे तो ये विभावना अलंकार है। विभावना कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो जाए, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है, ठीक है। तो बिन पग चले मतलब बिना पैर के चलता है, सुने बिन काना कान के बिना सुनते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कोई क्या है, कोई कारण अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन, मतलब कि पैर के बिना चल रहा है, कान के बिना सुन रहा है, तो इस प्रकार का अगर आ जाए तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी के 25 क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, इसके बाद जीएस के 25 क्वेश्चन, फिर लास्ट में हम देखेंगे मैथ के 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक जो दिया गया है, ये पैसेज के अनुसार आपको पढ़ के उत्तर देना, ठीक है। ये पैसेज है दिया गया है जो सामने आपके, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन की तरफ आना है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, द मेन थीम ऑफ द पैसेज इज, मतलब कि मेन विषय क्या है इस पैसेज का ये बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 जब आप पढ़ेंगे पैसेज को, तो इसमें पैसेज का मुख्य जो सार दिया गया है, ये राजस्थान में टिड्डों के आक्रमण के बारे में दिया गया है, ठीक है। इन्वेजन ऑफ लोकस्ट इन राजस्थान, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, तो पैसेज इसके बारे में दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज इट कैन बी सेड दैट इट इज, मतलब पैसेज को पढ़ने के बाद ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस पैसेज को पढ़ने के बाद स्पष्ट होता है कि ये क्या है, ये एक न्यूज रिपोर्ट है, ठीक है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए, इफ द लोकस्ट ब्रीड व्हिच क्रॉप विल बी दे डैमेज, मतलब कि लोकस्ट अगर खाते हैं, मतलब टिड्डा अगर खाते हैं तो कौन से क्रॉप, मतलब कौन सी फसल को ये डैमेज करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, मिलेट एंड मूंग, ठीक है, मूंग की दाल को फसल को नष्ट कर सकते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, which of the following measures the government of Rajasthan want to procure for containing locust, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो बी पार्ट सही है, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट फॉर स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द प्रेजेंट स्वार्म ऑफ लोकस्ट कंसिस्ट ऑफ, पैसेज के पहले पांचवें पैरा से स्पष्ट हो जाता है कि स्वार्म ऑफ लोकस्ट में पिंक इमेच्योर लोकस्ट है, तो आंसर हो जाएगा पिंक इमेच्योर लोकस्ट, आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज वर प्राइवेटाइज एज दे वर हैवी लॉस इन ऑन डेली बेसिस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या भरेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बताना है कि क्या इसमें फिल इन द ब्लैंक्स किया जाएगा। दिया गया है द गवर्नमेंट इंटरप्राइज, मतलब सरकारी उद्यमों का निजीकरण, प्राइवेटाइज एज देवर, मतलब कि निजीकरण में किया गया क्योंकि वह क्या थे, हैवी लॉस इन द डेली बेसिस, मतलब वह दैनिक आधार पर जो है घाटे में थे, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा 31 में बी पार्ट, ठीक है, इनक्योरिंग, ठीक है, खर्च करने में क्या थे, घाटे में थे, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एरर, मतलब इसमें से कौन सा पार्ट जो है एरर रखता है ये बताना, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है
गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड नीड टू टूक ड्रामेटिक एक्शन टूवर्ड्स मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इन हेल्थ, सैनिटाइजेशन एंड बेसिक इनकम। अब इसमें किस पार्ट में गलती किया गया है ये बताना है, ठीक है, किस पार्ट में त्रुटि की गई है ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा दुनिया भर की सरकारों, मतलब अराउंड द वर्ल्ड मतलब दुनिया भर की सरकारों को स्वास्थ्य और स्वच्छता और बुनियादी आय में बड़े पैमाने पर निवेश करने की दिशा में नाटकीय कदम उठाने की जरूरत है। गलती किस पार्ट में किया गया, तो गलती किया गया है टुक ड्रामेटिक एक्शन टुवार्ड्स मैसिव के स्थान पर होना चाहिए था टेक, ठीक है, टुक के स्थान पर टेक होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, टेक होना चाहिए था, ठीक है, टेक। टेक क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, टेक ड्रामेटिक एक्शन टुवार्ड्स मैसिव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें इन्फिनिटू, तो इन्फिनिटू टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो टू लिखा है यहाँ पे, नीड टू, टुक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था टेक। तो गलती यहाँ पे किया गया, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में हमें बताना है जो अंडरलाइन सेगमेंट है गिवन सेंटेंस में उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। और ठीक है, यू मस्ट नॉट इंसिस्ट ऑन हेल्प पीपल हु डोंट वांट इट। अब इंसिस्ट ऑन हेल्प की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, तो रेखांकित वाक्य जो इंसिस्ट ऑन हेल्प है इसके स्थान पर हम इंसिस्ट ऑन हेल्पिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इंसिस्ट ऑन हेल्पिंग का प्रयोग करेंगे। क्योंकि इंसिस्ट के बाद यदि प्रीपोजिशन हो तो वर्ब का पोस्ट फॉर्म का प्रयोग, फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कौन सा सही रूप से लिखा गया है। तो करेक्टली स्पेलिंग जो देखा जाए तो ये ए पार्ट में जो लिखा हो इसका जो है सही रूप से लिखा हो, ठीक है। मीनिंग क्या होता है, मेक समवन फील वेरी हैप्पी। तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है, बाकी सारे गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, सेम मीनिंग बताना है, मतलब कि हमें पर्यायवाची बताना है, सिनोनिम्स बताना है। इक्लेसियल का हमें सिनोनिम्स बताना है, तो इसका हो जाएगा चर्चरली, ठीक है, चर्चली, यानी कि चर्च से संबंधित जो चीजें होती हैं तो उसको कहा जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें एंटोनिम मतलब विलोम बताना है। एब का विलोम, एब मतलब होता क्या है, एब का अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है एब का अवनित, अवनत, ठीक है, यानी कि ह्रास कह सकते हैं। और इसका विलोम हो जाएगा इसमें से बी पार्ट फ्लो, ठीक है, फ्लो हो जाएगा। फ्लो मतलब बिना बाधा की निरंतर गति में चलना। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट। सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना, ठीक है। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड किया गया है हुज नेम आर नॉट नोन, इसको हम क्या कहते हैं, अगर किसी का नाम ना पता हो तो हुज नेम आर नॉट नोन, तो उसके लिए सही वर्ड वन वर्ड हो जाएगा अनोनिमस, मतलब गुमनाम। तो आंसर इसके लिए ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 38 में अगर हम देखते हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स बाय एग्जामिनिंग देयर साइट्स। तो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो जो अध्ययन करना किसका, प्राचीन जो सभ्यता उसका अध्ययन करना, उसका परीक्षण करना, तो उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट आर्कियोलॉजी। और एक दिया गया ए पार्ट में आर्केनोलॉजी, आर्केनोलॉजी मतलब होता है मकड़ियों के अध्ययन में जो माहिर होता है उसको कहते हैं आर्केनोलॉजी, ठीक है। एटमोलॉजी, एटमोलॉजी का अर्थ होता है व्युत्पत्ति विज्ञान, ठीक है, व्युत्पत्ति विज्ञान इसका अर्थ होता है। और एंटेमोलॉजी, एंटोमोलॉजी को हम कहते हैं कीट विज्ञान, ठीक है, कीटों से संबंधित अध्ययन करना एंटोमोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है गिवन इडियम मतलब मुहावरे का। ग्रीन थंब मतलब हरे अंगूठा, हरा अंगूठा इसका अर्थ क्या हो जाएगा मुहावरे का, तो वृक्षों में जानकारी होना, अर्थात सही विकल्प इसमें हो जाएगा टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें बताना है इस फ्रेजर का अंत, इडियम फ्रेज मतलब कि मुहावरे का अर्थ बताना है। अब क्या है मुहावरा, ये है नेवर नेवर लैंड, ठीक है, इसका अर्थ बताना है। तो नेवर नेवर लैंड का मतलब होता है कि एन इमेजिनरी अप टाउन प्लेस और सिचुएशन, अर्थात एक काल्पनिक जगह, उसको कहेंगे नेवर नेवर लैंड। तो आंसर इसका हो जाएगा एन इमेजरी अप ऑटोपियन प्लेस और सिचुएशन। तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से बताना है हमें करेक्ट एक्टिव फॉर्म, ठीक है, पैसिव वाइज में दिया गया है और इसका हमें एक्टिव फॉर्म बताना है, एक्टिव वाइज, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया कि व्हाई वाज आई आस्क्ड टू कम टू द ऑफिस बाय द मैनेजर। अब इसका हमें एक्टिव बताना है। देखिए एक्टिव वाइज अगर हम बात करें तो सेंटेंस देखिए वाज लगा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वाइज है।
अब इसका एक्टिव वॉइस बनाने के लिए वाज के स्थान पर हम डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाई डिड द मैनेजर आस्क मी टू कम टू द ऑफिस। तो आंसर इसके लिए ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन जो दिया गया है उसका हमें इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है, ठीक है। इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। मदर सेड टू मी एंजॉय योर वेकेशन विथ योर फ्रेंड्स। तो इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या है? डायरेक्ट स्पीच का इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम बनाएंगे तो बन जाएगा मदर टोल्ड मी टू एंजॉय माई वेकेशन विथ माई फ्रेंड्स। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। द म्यूजिशियंस वर बैलेंसिंग अप दियर इंस्ट्रूमेंट्स। अब बैलेंसिंग की जगह पे हम इसमें क्या ले सकते हैं? देखिए टर्निंग अप दियर इंस्ट्रूमेंट सही है, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जगह ट्यून सेट की जाती है, तो यहाँ पे ट्यूनिंग अप हो जाएगा, ठीक है, नॉट बैलेंसिंग होगा। तो ट्यूनिंग अप हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे भरना है इफ यू डैश योर बुक, ठीक है। इफ यू यदि तुम और तुम्हारी किताब, आई वुड लाइक टू बोरो इट, मतलब उधार लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान में हम इसमें हैव फिनिश्ड भरा जाएगा, ठीक है। आपने अगर अपनी किताब पढ़कर खत्म कर दी हो तो मैं उसको लेना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा यहाँ पे हैव फिनिश्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। पैराग्राफ दिया गया है, इसको हमें क्या करना है? रीअरेंज करना है, ठीक है। रीअरेंज करके इसका आंसर बताना है। कुछ इस तरीके से इसका पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। ए बी सी डी, 3-4 पार्ट में दिया गया पैराग्राफ, इसको हमें रीअरेंज करना है और एक तरीके से पैराग्राफ आप लोग पढ़िएगा, फिर इसका जो है अर्थ निकालिएगा और इसके बाद जो है इसको सही सीक्वेंस में कर सकते हैं। सही सीक्वेंस इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। ए बी सी डी जैसे लिखा हुआ है ऐसे इस तरीके से सही सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ लीजिएगा और इसका निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक, मतलब 46 से लेकर 50 तक 5 क्वेश्चन आपको इस पैसेज को भर के जो इसका उत्तर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको भरना है बीच बीच में, और आपका यहाँ पे 46, 47, 48, 49 और 50 में क्या क्या भरना है, आपको 4 ऑप्शन इस तरीके से मिल जाएंगे। तो देखिए आप लोग इसको पढ़िएगा, इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा कुछ इस तरीके से। देखिए दिया गया पैसेज और आपको इसको पढ़ने के बाद इसको भरना है, ठीक है। कहाँ कहाँ भरना है? यहाँ पे भरना है, यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भरना है इस तरीके से। तो आप लोग इसको भर लीजिएगा, मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। 46 में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। तो 46 में इसका हो जाएगा ए पार्ट कंट्री साइड, ठीक है। 47 में क्या भरा जाएगा? सी पार्ट ग्रीनर। 48 में भरा जाएगा बी पार्ट इंस्टीड, और 49 में भरा जाएगा नंबर 4 चौथे की जगह पर बी पार्ट कम्यूट भरा जाएगा, और 50वें में भरा जाएगा ए पार्ट, ठीक है, आउटवर्ड्स। तो इस तरीके से आप भर लीजिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है, चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखते हैं हम सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या था? वो कौन थे? तो देखिए पाशुपत नामक शैव संप्रदाय जो थे, इसके प्रवर्तक थे लकुलिश, ठीक है। नाम क्या था उनका? लकुलिश नाम था, और ये इन्होंने पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक थे, ठीक है। इनको भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है इसमें से? तो देखिए अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो सही कालानुक्रम मतलब सबसे पहले कौन आया, फिर बाद में कौन आया, फिर सबसे बाद में कौन आया इसमें से? तो देखिए नंद वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, ये जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? सही रूप से लिखा हुआ है। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया था। मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कुषाण वंश की स्थापना सर्वप्रथम कुजला कड़फिसेस ने किया था, ठीक है। और लेकिन सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था, और इसके बाद गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 एडी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में जो है उस पर कब्जा कर लिया? तो वो कौन जनरल था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये 711 एडी में सिंध पर विजय प्राप्त किया था और इसके बाद ये खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में जो है कब्जा कर लिया था। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? तो अंतिम विदेशी थे, उनका नाम था अंग्रेज, ठीक है। उपनिवेश स्थापित करने वाले जो अंतिम विदेशी था वो अंग्रेज थे, आए थे। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसने कराया था?
तो किला एक कोहना का निर्माण करवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। शेर शाह सूरी जो था इसने जो है हुमायूं को हराने के बाद जो है पुराने किले पर कब्जा कर लिया और इसके बाद जो है इस मस्जिद का निर्माण किले के अंदर करवाया था। भारत के किस क्षेत्र में श्योक और नुब्रा घाटियां जो है स्थित है? श्योक और नुब्रा घाटियां की बात करेंगे तो ये लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, नुब्रा घाटी एक उच्च ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान है। नुब्रा घाटी को लद्दाख में फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको भी फूलों की घाटी या नुब्रा घाटी दोनों में से कोई एक पूछेगा तो सेम मान लीजिएगा पूछता है, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वो नदी कौन सी है? तो देखिए पश्चिम बंगाल की शोक जो नदी है उसको हम कहते हैं दामोदर नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर अवस्थित है? रिंग ऑफ फायर जो है ये पड़ता है आपके प्रशांत महासागर में। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका विस्तार है जुआन डी कुका काकोस, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई नाजिका, उत्तरी अमेरिका और फिलीपीन प्लेट सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लगभग 40,000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। भयंकर पचासा जो पवने हैं ये किससे संबंधित है? ठीक है, भयंकर पचासा का संबंध जो होता है ये पछुआ पवनों से होता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के मध्य जो है उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध के मध्य जो है प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो इन्हें भयंकर पचासा कहा जाता है। 50 डिग्री के अक्षांश में भयंकर पचासा और 60 डिग्री के अक्षांश में आती हैं तो उन्हें भयंकर मतलब उन्हें अक्षांश में अगर आती है तो चीखता साठा के नाम से जानता जाता है। ठीक है, और 40 डिग्री के अक्षांश में अगर आते हैं तो उन्हें गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? तो सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल इस समय देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो रेंगती हुई मृत्यु क्या है? रेंगती हुई मृत्यु की अगर हम बात करेंगे तो ये मृदा उर्वरता का ह्रास होता है, उसे कहते हैं रेंगती हुई मृत्यु। तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा अब तक स्थापित जैवमंडल निचय में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया है। ठीक है, सुंदरबन, ग्रेट निकोबार, नंदा देवी या कच्छ की खाड़ी। तो 62 में आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। कच्छ की खाड़ी जो है ये अब तक स्थापित जैवमंडल नीचे में शामिल नहीं है। ठीक है, भारत के कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और भारत में सर्वप्रथम इसमें नीलगिरी को जो है शामिल किया गया था। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में संसद में सम्मिलित कौन कौन चीज लोग होते हैं भारत में? ठीक है, राष्ट्रपति है, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो 63 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए भारत में नीचे दे कूट के आधार पर देना है, इस तरीके से इसका उत्तर पूरा होता है। तो भारत के संसद में सम्मिलित लोग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इतने लोग शामिल होते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, भारत का जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा इन तीनों से मिलकर होता है। तो आंसर इसका ए पार्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था? ठीक है, योजना आयोग को इसमें किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो वो हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने प्रतिस्थापित किया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, नीति आयोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसने हस्ताक्षर होते हैं? किसके हस्ताक्षर होते हैं ये बताना। तो 1 रुपए के नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय जो के होते हैं, जो सचिव उनका हस्ताक्षर होता है। बाकी अन्य जितने नोट हैं उस पर जो है करेंसी पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। तो आंसर इसके लिए सी पार्ट राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जो हमेशा वस्तु से छोटा हो? तो हमेशा वस्तु से छोटा हो वो है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो हमेशा वस्तु से छोटा एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो जिंक यानी कि Zn के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब दोनों मिलते हैं तो इस अपक्रिया के द्वारा क्या बनता है? तो सोडियम जिंक है Zn और सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। तो ये जब मिलता है तो ये बनता है Na2ZnO2 प्लस O2। ठीक है, मतलब कि सोडियम जिंकेट जो है बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? जंग रोकथाम की विधि इसमें से अगर देखा जाए तो उसके लिए हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनीकरण से जंग को रोकथाम किया जा सकता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। क्रोमोसोम किससे बना है? क्रोमोसोम की अगर हम बात करेंगे तो ये बनता है डीएनए से। ठीक है, प्रत्येक क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है जो हिस्टोन्स नामक प्रोटीन के साथ पाया जाता है। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथ का विस्तार किसकी कमी के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथ जो विस्तार होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, थायराइड ग्रंथ या थायराइड ग्लैंड का विस्तार आयोडीन की कमी के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, हमें इसमें बताना है प्रश्न चिन्ह पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ए से सी जाते हैं तो ए से सी जाएंगे तो कैसे जाएंगे? +2 बढ़ेगा। सी से ई आने पर +2 आएंगे। ठीक है, और ई से जी आएंगे तब भी +2, जी से आई आएंगे फिर +2, और आई से के तो +2, के से एम +2। तो इसी तरीके एम से +2 करेंगे तो हमारा वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। एम से +2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओ। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या है? ओ। ए पार्ट इसका करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, दी गई श्रेणी में एक लुप्त संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। यहाँ पे श्रेणी को पूर्ण करने वाला यहाँ पे बताना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए श्रृंखला तो दिया गया है 4.5 से 2.6 -2.6। तो इस तरीके से देखिए -4.5 से -2, तो यहाँ प्लस अगर 1.9 करते हैं तो ये हो जाता है। ठीक है, 15 में से 9 गए 6, 3 में से 1 गए 2। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम +1 ये माइनस करके दिया, अगर हम -2.6 से +1.9 को अगर हम जोड़ते हैं तो -0.7 आता है। -0.7 में अगर हम ये देखें +1.9 इसमें भी जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.2, और 1.2 में +1.9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 2 11 2 1 3। तो इस तरीके से हमारा ये आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1.2, बी आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 74 में भी हमें यहाँ बताना है कौन सा आएगा सीरीज। तो इस सीरीज में देखिए पहले हम अक्षर को देख लेते हैं। पी से आर जाते हैं, फिर आर से टी जाते हैं, टी से वी जाते हैं, फिर इसके बाद ये आते हैं। तो देखिए पी से आर जाएंगे, पी क्यू आर मतलब +2 आ जाएगा, आर एस टी +2, टी के बाद वी आएंगे तो +2, अब यहाँ पर भी +2 कर देंगे वी में तो हमारा हो जाएगा एक्स। ठीक है, इसी प्रकार सी से आएंगे एफ। ठीक है, सी से एफ, सी से एफ आ गए। अब एफ से फिर आएंगे तो आई, आई से एल। तो कैसे आएंगे? तो सी से एफ आएंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, 3 सी का क्रमांक होता है 6, एफ का होता है तो 3 3 6 हो जाता है। आई 9 होता है तो +3 इसमें भी आ जाएगा, +3 इसमें। तो एल में हम +3 जोड़ेंगे। एल में +3 अगर हम जोड़ते हैं तो एल होता है 12, 3 15, तो 15 का मान होता है ओ। अब अंक को देख लेते हैं, 3 से 5 ये 5 है। ठीक है, 3 से 5 तो 2 जाएंगे +2, 5 3 8, 5 से 8 तो +3, फिर 8 से 12 तो +4। तो यहाँ पे 12 से हम जाएंगे +5 करके। ठीक है, एक एक करके जुड़ता है तो 12 5 17। तो x 17 ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। x 17 ओ जो कि ए पार्ट में दिया गया, तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, सादृश्यता ज्ञात करिए। ठीक है, जैसे कुली उठाना वैसे कैंची से क्या संबंध? तो जिस प्रकार कुली का संबंध उठाना से होता है उसी प्रकार कैंची का संबंध किससे होता है? काटना से। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखेंगे गणित के क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस तरीके से दिया गया है। किसी संख्या के 5/6 का मान 645 है, तो उसी संख्या का 9/20 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए 5/6 मान लेते हैं, वो संख्या कौन सी है? वो संख्या मान लेते हैं x है। तो x का 5/6, x का 5/6 जो है वो कितना है? 645 है। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? 645 गुणे 6/5। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 5 9 45, 129 गुणे 6 मतलब 774 हो जाएगा वो संख्या। अब इसी का हमें 774 का क्या निकालना है? 9/20। तो 774 का 9/20 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 774 का 9/20, इसको कैंसिल करिएगा, गुणा भाग करिएगा तो 348.3 आ जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमें निकालना था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 348.3 हो जाएगा। डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलेंगे। 77 77 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एडी त्रिभुज एबीसी के आंतरिक समद्विभाजक के लंबवत हैं। डीई को डी से होकर बीसी के समानांतर ई पर एसी से मिलने के लिए खींचा जाता है और यदि एसी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो एई की लंबाई हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको हम पहले चित्र बनाएंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे। चित्र कुछ इस तरीके से कह रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब ये जो है आगे इसे मिल जाएगा इधर, ये एफ है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज एबीसी के आंतरिक समद्विभाजक के लंबवत है एडी, एडी लंबवत है, तो ये एडी हो गया, लंबवत है यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। अब डीई को डी से होकर बीसी के समानांतर, डीई को डी से होकर बीसी के समानांतर जाएगा, तो यहाँ से डी से होकर बीसी के समानांतर मतलब इस तरीके से जाएगा ये, ठीक है, बीसी के समानांतर। बीसी के समानांतर हम इसको ले जाएंगे, कुछ इस तरीके से जाएगा। ये हो गया बीसी के समानांतर, ये बिंदु डी है और इधर हो गया ये ई हो गया, ठीक है। ये ई से मिल ई पर जाता है। अब पर एसी से मिलने के लिए खींचा जाता है, एसी से मिलने के लिए खींच लिया गया। अब क्या कह रहा है, एसी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ये है 12 सेंटीमीटर पूरी, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ए ई की लंबाई क्या होगी? ए ई की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब कि हमें ये वाली लंबाई ज्ञात करना है कितनी होगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि ए डी लंबवत है बी डी के, ठीक है, ए डी क्या है? लंबवत है बी डी की, यानी कि 90 डिग्री पर है, यानी कि ए डी परपेंडिकुलर है बी डी के, ठीक है। ये हो जाएगा, तो इसलिए कोण जो ए डी बी है ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। कोण ए डी बी 90 डिग्री हो जाएगा। अब ए डी को एफ तक बढ़ा दिया गया, तब कोण बी डी एफ, बी डी एफ मतलब कौन से कोण की बात कर रहा है? तो इस वाले कोण की बात कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कोण 180 माइनस कोण ए डी बी, क्योंकि ए डी बी 90 डिग्री है तो इसलिए ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोण बी डी एफ कितना हो जाएगा? ये भी जो है 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ए बी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए त्रिभुज ए डी बी में देखेंगे, ए डी बी मतलब त्रिभुज ए डी बी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ए डी बी इस वाले त्रिभुज में हमें देखना है, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी डी एफ, त्रिभुज बी डी एफ मतलब कि इस वाले त्रिभुज में, तो इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। कह रहा त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी डी एफ, बी डी एफ में अगर हम देखेंगे तो कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण बी डी एफ, कोण बी डी एफ हो जाएगा। ये बराबर कितने हैं? 90 डिग्री है। इसके बाद तो इसलिए बी डी बराबर बी डी के समान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है? कॉमन है, बी डी बराबर बी डी हो जाएगा। और कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी एफ डी के, ठीक है। एफ कोण एफ बी डी के, कोण एफ बी डी इस वाले कोण की बात कर रहा है, कोण बी डी एफ, ठीक है। कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर कोण बी डी एफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी डी क्या है? बी डी जो है समद्विभाजक है एबीसी का, तो समद्विभाजक हो जाएगा तो ये दोनों कोण क्या है? बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये बराबर कर देगा। तो देखिए जब कोई भी चीज, तीन चीजें अगर बराबर हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है? त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो जाता है। तो इसलिए त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एफ बी डी
ठीक है, ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी ए डी। तो इसलिए जब सर्वांगसम हो गया तो ए डी बराबर किसके हो जाएगा, डी एफ के। जब सर्वांगसम हो गया तो ये बराबर इसके हो जाएगा, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा डी एफ के। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर्वांगसम हो गया त्रिभुज, तो ए डी बराबर डी एफ के हो गया। अब ए डी बराबर डी एफ हो गया तो अब ए एफ बराबर क्या है, ए एफ बराबर क्या है, ए डी प्लस डी एफ। ठीक है, ए एफ बराबर क्या है, ए डी प्लस डी एफ, ए एफ बराबर ए डी प्लस डी एफ। ठीक है, ए एफ बराबर क्या है, ए डी प्लस डी एफ। यानी कि अगर हम बात करेंगे ए एफ की तो हम क्या ले सकते हैं, इसको टू ए डी के ले सकते हैं, क्योंकि ए डी और डी एफ बराबर है, तो ए एफ बराबर टू ए डी किया जाएगा। अब ए एफ बराबर टू ए डी किया जाएगा, तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं ए डी अपान ए एफ बराबर, तो 1/2 के आ जाएगा, ए डी अपान ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 के हो जाएगा। ठीक है, 1/2 के हो गया। अब देखिए, अब त्रिभुज ए ई डी देखेंगे, ए ई डी। अब जहाँ पे लेना है हमें, निकालना है ए ई डी, मतलब कि ये वाला त्रिभुज देखेंगे। ठीक है, ए ई डी और त्रिभुज ए एफ सी, मतलब इस पूरे पोर्शन में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए एफ सी देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं तो कोण ए ई डी, कोण ई बराबर कोण सी के। ठीक है, कोण ई बराबर कोण सी के होगा, क्योंकि समांतर और समांतर भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो कोण ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर हो जाएगा कोण ए सी एफ के। ठीक है, कोण ए सी एफ के संगत कोण है, इसलिए बराबर हो गया। तो इसलिए त्रिभुज डी ए ई, त्रिभुज डी ए ई बराबर कोण डी ए ई, कोण डी ए ई, मतलब ये कोण बराबर हो जाएंगे कोण एफ ए सी। ठीक है, कोण एफ ए सी, क्योंकि दोनों दोनों कोण क्या है, दोनों उभयनिष्ठ कोण है। तो कोण डी ए ई बराबर के कोण एफ ए सी, ये क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में कोण है, दोनों में कोण होते हैं उनको उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए एफ सी उभयनिष्ठ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपान ए एफ बराबर के ए ई अपान ए सी के। जब सर्वांगसम हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं, ए डी अपान ए एफ का मान पता है कितना है, 1/2। तो 1/2 बराबर हो जाएगा ए ई अपान ए सी। ए सी का मान दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिख देंगे। तो ए ई का मान हमें ज्ञात करना, तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा, 2 छक 12 तो 6 सेंटीमीटर। तो ए ई बराबर का मान कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम इसको निकाल लेंगे, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको निकालेंगे सर्वांगसम करके। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम अगला, क्वेश्चन नंबर 78। 78 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, x प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 2 और एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 बराबर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये x माइनस 3 नहीं है, यहाँ पे ये हो जाएगा x, ये दिया गया है एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स की पावर माइनस 3, मतलब कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार है, कुछ करेक्शन है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो x प्लस एक्स माइनस 1 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है, ये क्या दिया गया है, यहाँ पर भी ये वैल्यू दिया गया है जो x प्लस 1/x बराबर 2 दिया गया है। ठीक है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है, क्योंकि x की पावर ये -1 की दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा जो वैल्यू होगा x प्लस 1/x बराबर 2 वैल्यू दिया गया है, हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम क्यूब करते हैं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो ये x इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x बराबर के 2 दूनी 4 दूनी 8।
ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1/x का 2 मान तो रख देंगे 6 बराबर 8, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर प्लस 6 बराबर 8। तो पक्षांतर करेंगे तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 8 माइनस 6, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 2। तो हमारा यही वैल्यू हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 ही सही है। ठीक है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 2x माइनस 5 इंटू 3 प्लस x माइनस 4 इंटू 3 बराबर x माइनस 11 बराबर 3, तो इस तरीके से इतना हो तो हमें x का मान यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। x मान हमें ज्ञात करना है 79 में। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। 79 कैसे लगाएंगे, 79 वैल्यू क्या देगा, 2x माइनस 5 की 3 इंटू 3 प्लस x माइनस 4 इंटू 3 प्लस x माइनस 11 इंटू 3 बराबर के दिया गया है 3 इंटू 2x माइनस 5 x माइनस 4 x माइनस 11। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें हम ऑप्शन लेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें बारी बारी से x का मान रख दीजिए, जो LHS बराबर RHS अगर आ जाए तो वही मान लीजिए कि वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी पार्ट लेंगे, x बराबर 5 हम रखते हैं। ठीक है, तो 2 गुणे 5 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 11 इंटू 3 बराबर के 3 गुणे 2 गुणे 5 माइनस 5 5 माइनस 4 और 5 माइनस 11, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो 5 दूनी 10, 10 में से 5 जाएगा 5 और 50 25 पंचे 125, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 125 प्लस 5 माइनस 4 1, अब 1 का गुणा 3 से तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्यूब में है। ठीक है, यहाँ क्यूब में है, सॉरी ये क्यूब में है, तो क्यूब में हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 125 से 5 माइनस 4 मतलब 1 की पावर क्यूब, तो 1 हो जाएगा, 11 माइनस 5 माइनस 6 और माइनस 6 का क्यूब तो हो जाएगा माइनस 216, और इधर बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 माइनस 5 5 और 5 गुणे 3 तो 15 हो जाएगा, 15 गुणे 1 गुणे माइनस 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 126 माइनस 216 बराबर 15 छक्का 90, तो माइनस 90 हो जाएगा। 126 माइनस 216 तो ये हो जाएगा माइनस 90 और ये हो जाएगा माइनस 90, मतलब कि LHS बराबर RHS, x बराबर 5 रखने पर आ रहा है, तो हमारी वैल्यू x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 और x इज नॉट इक्वल टू 0, तो वैल्यू हमें ज्ञात करना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/5x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू दिया गया है इसको हम क्या करेंगे कि इसमें हम x से ऊपर नीचे भाग करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे क्या करते हैं, दोनों साइड में भाग करते हैं। भाग करने पे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x सिर्फ बचेगा, माइनस 1 बचेगा यहाँ पे और प्लस 1/x हो जाएगा, बटे नीचे सिर्फ 5 बचेगा। तो इसको और सिंप्लीफिकेशन पे लिखेंगे तो x प्लस 1/x माइनस 1/5 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब x प्लस 1/x का मान 3 है, तो 3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं, तो 3 में से 1 गई 2, तो 2/5 इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। इजी था, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो हमें वैल्यू ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर अपान वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अपान एक्स वाई। ठीक है, इसको मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस में बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं भली भांत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो ये वैल्यू हो जाएगा, इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाता है 3xyz के। ठीक है, ये मान के बराबर हो जाता है अगर ये 0 हो जाता है वैल्यू तो यहाँ पे हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हम लेंगे एलसीएम, XYZ एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो ये बराबर किसके है, 3xyz के, 3xyz बटा xyz रख देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनली 3 हो जाएगी। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर है, यदि a बराबर 26 b बराबर 22,
तो हमें वैल्यू ज्ञात करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab अपान ए प्लस बी का वैल्यू ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसको कर लेंगे थोड़ा और सॉल्व, या फिर यहाँ पे इसको वैल्यू सीधा रख दीजिए तो क्यूब में इसको निकालेंगे, या फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा बहुत सॉल्व क्या करेंगे, ऊपर जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसको ओपन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दूसरे ब्रैकेट में नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, और यहाँ पे हो जाएगा 3ab अपान ए प्लस बी। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और दोनों का एलसीएम अब देखिए बराबर हो रहा है कितना, ए प्लस बी। तो ऊपर हमारा क्या बचेगा, ऊपर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस 3ab। तो यहाँ से देखिए इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक घट जाएगा तो माइनस 2ab बचेगा ऊपर बटे ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर। ठीक है, और बटन नीचे ए प्लस बी बचेगा। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, ए का वैल्यू कितना है 26, बी का वैल्यू है 22 बटे इसका होल स्क्वायर बटे 26 प्लस 22 हो जाएगा। और 26 माइनस 22 4, और 4 का स्क्वायर 16, और 26 और 22 कितना होता है 48। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 16 3 48, तो 1/3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, इस प्रकार इजिली आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि यदि प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष राशि 4/3% की वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है, वर्ष के अंत में उसे 800 रुपये का इनकम होता है, तो 8% जो वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया गया था वो राशि कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 8% की जो वार्षिक ब्याज दर है, 8% की जो वार्षिक ब्याज दर है 8% की, उस पर जो दिया गया धन है कितना है, उस पर दिया गया धन x रुपये है। ठीक है, तो जब 8% पर जो है दिया गया धन जो है x रुपये है, तब शेष जो 4/3% जो दर दिया गया, इस पर दिया गया धन कितना हो जाएगा तो टोटल है 20,000, तो 20,000 माइनस एक्स कर देंगे सॉरी, तो 20,000 माइनस एक्स हो जाएगा 4/3% दर पर। तो प्रश्न के अनुसार आप कह रहा है इसका ब्याज, तो x रुपये पर 8% दर रखता है, 1 साल के लिए देता है, वर्ष के अंत में तो 1 साल के लिए हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, और 20,000 माइनस एक्स रुपये पर 4/3% का ब्याज लगता है 1 साल के लिए, और बटे क्या हो जाएगा 100 के। तो इन दोनों को मिलाकर उसको वर्ष के अंत में 800 रुपये प्राप्त होता है, तो 800 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का ब्याज कितना प्राप्त होता है 800 रुपये, तो 800 रुपये के बराबर कर देंगे। अब इसमें हम कर लेंगे इसको सॉल्व, यहाँ पे हो जाएगा 8x/100 प्लस ये हो जाएगा 4 यहाँ पे 3 आ जाएगा नीचे, ये 3 उठ के, ठीक है, और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर इसमें हम 4 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 यानी कि 20 चौक 80,000 रुपये माइनस 4x बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 800, और ये बटे कितना हो जाएगा 300। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी फाइनली। तो अब क्या करेंगे, अब इसको लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे तो 300 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 तिरिक 24x प्लस 80,000 माइनस 4x बराबर 800, 300 उधर जाएगा तो हो जाएगा 24x माइनस 4x मतलब कि 20x बचेगा, प्लस 80,000 बराबर 8 गुणे 3 8 तिरिक 2400, 24,000 इधर भी हो जाएगा 24,000,000। ठीक है, 4 बार 0, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पक्षांतर करेंगे तो 20x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 80,000। ठीक है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 16,000, 1,60,000, ये 2,40,000 है तो 1,60,000 ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 1,60,000 ये 20x के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 20
दो अट्ठे 16 तो 8 हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 8,000 रुपये हमारा वैल्यू आ जाएगा। एक सौ और कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। और हमें यही निकालना था, 8% पर ब्याज दर जो है उधार दिया गया राशि कितना हो जाएगा, 8,000। तो आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वो 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। अब एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, कितनी प्रायिकता होगी इसकी। तो देखिए सच बोलने की प्रायिकता कितना है, 4 में से 3 बोलता है, तो सच बोलने की प्रायिकता जो उसकी कितनी है, सच बोलने की प्रायिकता उसकी है, सच बोलने की प्रायिकता उसकी है 3/4। ठीक है, 4 में से 3 सही बोलता है, तो सच बोलने की प्रायिकता उसकी 3/4 है। तो झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, जब सच बोलने की प्रायिकता इतनी है तो झूठ बोलने की प्रायिकता जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1-3/4, मतलब कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता, अगर कोई पासा है तो 6 आने की प्रायिकता जो उसकी होगी वो 1/6 होगी, क्योंकि 6 गिनती होती है और एक सिंगल मतलब एक पासे में 6 होता है, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 ना आने की प्रायिकता अगर निकालें, ना आने की प्रायिकता, तो ना आने की प्रायिकता 1-1/6 यानी कि 5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पासे आने वाली की संख्या की 6 वास्तव में 6 होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 1/6 गुणे 3/4 प्लस 5/6 गुणे 1/4 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, मतलब 1/8 गुणे 3। सॉल्व करिए तो इसको हो जाएगा 3/8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/8। आंसर क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन जो ये है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा हालांकि, लेकिन हम इसको लगाते हैं। ठीक है, एक निशानेबाज की लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है। वो कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम बार भेजने में प्रायिकता उसकी 0.99 से अधिक हो। देखिए इसको लगाने का तरीका थोड़ा लंबा है, इसको समझिए। मान लेते हैं कि वो निशानेबाज जो है x बार लक्ष्य भेजता है, x बार जो है लक्ष्य भेजता है। अब लक्ष्य भेजना जो है बर्नौली परीक्षण होता है। ठीक है, अब x की अगर बर्नौली वितरण अगर निकालते हैं तो पी एक्स बराबर x, ये बराबर हो जाएगा एन सी एक्स क्यू एन माइनस एक्स इंटू पी एक्स होता है। ये बर्नौली इसमें परीक्षण लगाएगा। अब यहाँ पे जो स्मॉल n है इसका मतलब होता है चलाई गई गोलियों की संख्या जो कि हमें निकालना है। ठीक है, चलाई गई गोलियों की संख्या जो कि हमें क्या करना है, निकालना है। यही हमें n बराबर निकालना है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए p क्या है, भेदने की प्रायिकता। p क्या है, भेदने की प्रायिकता है। भेदने की प्रायिकता, प्रायिकता कितनी है p, भेदने की प्रायिकता, तो भेदने की प्रायिकता दिया गया है 0.75, मतलब कि 3/4 दिया गया है। ठीक है, भेदने की प्रायिकता 3/4 दिया गया है। तो यहाँ पे Q अगर हम निकालते हैं तो Q बराबर हो जाता है 1-P, यानी कि 1-3/4, यानी कि ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो Q बराबर 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम P x इस वाले समीकरण में रखते हैं तो P कैपिटल X इंटू स्मॉल x बराबर NCx इंटू 3/4 की पावर x इंटू 1/4 की पावर n-x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसके बाद अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि दिया गया है कि पी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 99.99 से अधिक हो। मतलब कि पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इज ग्रेटर देन ये दिया गया है 99% के। ठीक है, तो ये दिया गया है। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा, तो 1-P(x), अगर हम यहाँ पे 1-P(x) की जगह पे 0 रखते हैं तो 1-P इंटू कैपिटल X बराबर ये 0 अगर कर देते हैं तो ये इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 99% के। ठीक है, यानी कि अगर हम वैल्यू रखते हैं इसका तो 1-NC0 x की जगह पे 0 करेंगे इंटू 3/4 की पावर 0 इंटू 1/4 की पावर n, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0.99 के। ठीक है, दिया गया है
तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 - 1/4 की पावर n इंटू ग्रेटर देन 0.99 के। ठीक है, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम पक्षांतर करते हैं तो 1 - 0.9, 1 - 0.9 बराबर के 1/4 की पावर n हो जाएगा। तो इसको अगर हम घटाते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है, 4 की पावर n बराबर 100 के। ठीक है, 4 की पावर n बराबर 100 के, ये ग्रेटर देन आएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे जाने तो 4 की पावर 4 अगर रखते हैं, मतलब n की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 की पावर 4 हो जाता है, जो कि 256 हो जाता है। और 4 की पावर 3 यानी कि n की पावर 3 रखते हैं तो 64 आ जाता है। यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 4 या 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए उसे कम से कम 4 बार क्या होगा, गोली चलानी होगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें निकालना था। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप टेंशन मत लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आप इसको करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन का इस तरीके से ऑप्शन दिया गया, आप बताइएगा इसका आंसर। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, जिन अधिकतम छात्रों के बीच 429 आम और 715 आम संतरे समान संख्या में बांटे जा सकते हैं तो उनकी संख्या क्या होगी। अब देखिए, समान संख्या में अगर बांटना होता है तो हम क्या करते हैं, जो संख्या दिया होता है उसका हम ले लेते हैं HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे। तो इन दोनों का अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे तो आप निकालिएगा 143 आएगा, जो कि यही हो जाएगा इसकी संख्या 143। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसको 13 और 16 से विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 5 शेष बचते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से हम घटाएंगे तो 13 में से 2 गए 11 और 16 में से 5 गई 11, यानी कि 11 आ गई। यानी कि संख्या जो है 13 और 16 से एलसीएम से अगर हम 11 घटा देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 13 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इसका हो जाता है 208, निकाल लीजिएगा। इसमें अगर हम 11 घटा देते हैं तो हमारी वो संख्या प्राप्त हो जाएगी 197। ठीक है, और हमें यही निकालना था, 197 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, दोनों इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। दिया गया है, सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी जो गति थी वो कितनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत गति ज्ञात करना है। ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला जो होता है उसको हम लगाएंगे, होता है 2xy/x+y। तो यहाँ पे 2x का मान 15 इंटू y का मान 10/15 + 10। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 15 दूना 30, 300, 15 10 25, नीचे 25 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, 25 से कम 25, 1 5 बचेगा, 25 दूना 50, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो 12 किलोमीटर यानी कि डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि एक जहाज के किनारे 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू होता है। रिसाव के बाद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है, मतलब कि जल के ऊपर तैर सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दर और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट समय लगते हैं, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। मतलब हमें नौका की जो है न्यूनतम गति बताना क्या होनी चाहिए। देखिए इस प्रकार के सवाल कैसे लगाएंगे, जहाज और बचाव नौका के एक दूसरे की तरफ आने में सापेक्ष चाल। अब देखिए वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और सापेक्ष चाल हमें निकालना है, मतलब दोनों अगर एक दूसरे की तरफ आते हैं तो हम सबसे पहले निकालेंगे सापेक्ष चाल। ठीक है, सापेक्ष चाल कितनी होगी, तो सापेक्ष चाल देखिए 20 किलोमीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर की दूरी है बटे उसको समय लगता है 8 मिनट समय लगता है, 23 मिनट जल प्लावित रखते हैं, मतलब 23 - 8 मिनट लगेगा उसको, ये बटे 60 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, घंटे में हो जाएगा। ठीक है, तो 60 ऊपर चला जाएगा तो 20 × 60, 23 - 8 हो जाएगा 15। ठीक है, 15 चौके 60, तो 20 चौक 80 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगी। ठीक है, तो अब गति क्या होगी, उसकी गति अगर हम निकालेंगे तो 80 सापेक्ष है, 12 किलोमीटर रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है, तो उसकी गति हो जाएगी 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो यही हमें निकालना था और यही हमारी आंसर हो जाएगी, 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91।
91 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 36 दिनों में कर सकता है, तो कार्य को पूरा करने के लिए बी कितने दिन में करेगा? तो हम इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा 36, 12 तिया 36, 36 एकम 36, ठीक है। तो इस तरीके से ए और बी मिलकर किसी काम को 3 कार्य करते हैं, मतलब वो कार्य 3 का कार्य, एक दिन का कार्य कितना है 3, तो ए का कार्य 1 है, तो बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो 3 - 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो बी को लगे हुए जो दिनों की संख्या वो कितनी हो जाएगी? तो 36/2 कर देंगे, बराबर ही कितना हो जाएगा? 18 दिन। 18 × 36 तो 18 दिन उसको लगेगा। आंसर इसका ए डी पार्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या दिया गया है? 92 नंबर क्वेश्चन दिया कि 9 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? तो 92 नंबर अगर हम देखते हैं तो ये देखिए 9 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो वह है 999। और सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 108, ठीक है। तो यहाँ पर ए बराबर कितना है? 108 हो जाएगा। एल बराबर अंतिम पद है 999, और डी मतलब सार्वंतर इसमें 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या लगा देंगे? L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे। तो L का मान कितना है? L का मान है 999, ठीक है। 999 बराबर a का मान है 108 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू दिया गया है 9, ठीक है। तो इस तरीके पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 999 माइनस 108 बराबर 9n माइनस 9, ठीक है। 9n इधर आ जाएगा, तो 999 माइनस 108 प्लस 9 बराबर 9n, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे n बराबर आपका आ जाएगा 100। अब इसका योग निकालना है, तो योग निकाल लेंगे। योग का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले पर हम रख देंगे। n का मान है 100/2 इंटू 2a, 2 गुणे 108 प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी का मान है 9। ये वैल्यू हो जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 108 गुणे 2, 8 दूनी 16, 2 एक कम 2, 216 प्लस 100 माइनस 1 मतलब 99, और 99 गुणे 9, 99 गुणे 9 मतलब 891, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 गुणे 1107, और इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 55 35 0, 55,350। तो यही हमें निकालना था, तो आंसर 55,350 हो जाएगा। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? 93 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि 1 से 200 तक 2 तथा 9 के दोनों के कितने गुणांक हैं ये बताना है। 2 और 9 के दोनों के गुणांक, तो मान लेते हैं कि इनके दोनों के बीच के गुणांक कितना है? n है। तो 2 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 और 9 का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एलसीएम बराबर हो जाएगा 18। तो 18 से विभाजित होने वाली अंतिम संख्या कौन हो जाएगी इन दोनों के बीच में? तो 198 हो जाएगी, ठीक है। अब समांतर श्रेणी से अगर हम देखें तो a बराबर यहाँ पे 18, tn मतलब कि अंतिम संख्या हमारी कितना है? 198। तो सार्वंतर अगर निकालते हैं तो सार्वंतर d बराबर कितना है? यहाँ पे d बराबर भी 18 है, ठीक है। तो जो फार्मूला होता है टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसको लगाएंगे। टी एन की वैल्यू 198 है, a की वैल्यू 18 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 18 है। गुणा कर देंगे तो 198 बराबर 18 प्लस 18 n माइनस 18, ठीक है। 18 18 कट जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 198/18, मतलब 18 कम 18, 18 कम 18, तो n बराबर 11 आंसर हो जाएगा। यही n की वैल्यू ज्ञात करने कितने गुणांक है? 11 गुणांक है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है 94 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 2/3 से गुणा करने की बजाय 2/3 से विभाजित कर दिया, तो गणना में कितने परसेंटेज की त्रुटि है? अब 3 दूनी 6, मान लेते हैं कि वो संख्या कितनी है हमारी? 6, ठीक है। तो 6 में 2/3 का गुणा करेंगे तो सही गणना हमारा आना चाहिए था 3 दूनी 6 यानी 4, और उसने क्या किया है? भाग कर दिया, मतलब 3/2 से गुणा कर दिया, तो 2 3 6 मतलब 9 आ गया। तो परसेंटेज जो त्रुटि है, त्रुटि कितनी हो जाएगी? त्रुटि कितनी हो जाएगी? त्रुटि हो जाएगी 9 - 4/4 इंटू 100।
ठीक है। 9 - 4 मतलब 5/4 इंटू 100, तो 4 25 100, और 25 × 5 मतलब 125% की त्रुटि की गई है। तो आंसर 125% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको हम लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है, अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या इतना है तो प्रथम वर्ष में प्रारंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी। देखिए दिया गया है कि 5% की वृद्धि हो रहा है, मतलब कि अगर हम 5/100 लिखते हैं तो ये हो जाता है 1/20। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1/20 हो जाएगा। तो 1/20 मतलब कि अगर पहले वर्ष 20 थी तो अगले वर्ष 21 हो गया। यही क्वेश्चन का कहने का मतलब है। ठीक है, 21 हो गया। अब फिर कह रहा है कि 5% अगले वर्ष कम हो जाता है, मतलब निगेटिव हो जाता है, मतलब कि कमी हो जाती है। यानी कि 1/20 फिर था तो मतलब कि 20 वर्ष अगले वर्ष था, तो ये हो गया 19 रेशियो। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे 2 वर्ष, तो पहले वर्ष 20 × 20 मतलब 400 आबादी थी, तो दूसरे वर्ष आबादी 21 × 19 आबादी हो गई। इन दोनों के हिसाब से हम लगा लेंगे। अब 21 × 19 रेशियो के वैल्यू दिया गया है 7,980 रुपया। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 7,980/21 × 19 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 से कैंसिल करेंगे तो 21 × 3 = 63। ठीक है, 3 बार जाएगा 63, बचेगा अब 16। ठीक है, तो 168 हो जाएगा, यानी कि 21 × 8 = 168। तो ये हमारा हो जाएगा 380। 380/19 मतलब 19 दूना 38, तो एक रेशियो के हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है प्रारंभ में वर्ष के प्रथम वर्ष में कितनी उसकी जो है जनसंख्या थी। तो प्रथम वर्ष में 400 रेशियो है, तो 20 × 400 रेशियो कर देंगे, तो 20 × 400 मतलब कि 8000। तो पहले वर्ष में उसकी कितनी जनसंख्या थी, तो 8000 थी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले जनसंख्या 8000 थी, बाद में उसकी 7980 हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि यदि tan थीटा बराबर 4/3, मतलब कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है इस तरीके से और ये थीटा वैल्यू, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो यहाँ पे परपेंडी 4 है और ये बेस, अगर किसी का बेस 3 है परपेंडिकुलर 4 है तो उसका कर्ण क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 4 5 जो चलेगा। ठीक है, ट्रिपलेट। तो यहाँ पे AC बराबर निकल आएगा हमारा 5। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा वैल्यू बराबर होता है AB मतलब कि परपेंडिकुलर अपान कर्ण, तो परपेंडिकुलर 4 है अपान कर्ण 5 हो जाएगा। तो वैल्यू हमें क्या ज्ञात करना है, 1 - sin थीटा अपान 1 + sin थीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1 - 4/5 बटा 1 + 4/5। 1 - 4/5, 5 एकम 5, 5 - 4 = 1, 1/5 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, 4 9/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी था आंसर, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोहेल ने 2250 रुपये से कारोबार प्रारंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 महीने के बाद कुछ राशि निवेश कर दिया। यदि 12 महीने के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला ने लाभ को 25/24 के अनुपात में बांटा है, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था ये बताना है। त्रिशला ने कितना, अब मान लेते हैं त्रिशला का निवेश जो है कितना है। त्रिशला का निवेश मान लेते हैं, त्रिशला का निवेश, इन्होंने निवेश किया था x रुपये। तो प्रश्न के अनुसार निवेश में अनुपात बराबर लाभ में अनुपात होता है। तो 2250 रुपये का सोहेल ने निवेश किया था 12 महीने के लिए, और त्रिशला ने x रुपये निवेश किए 3 महीने बाद, मतलब कि 9 महीने के लिए सिर्फ निवेश किया। तो इनका लाभ का अनुपात 25/24 आया। अब इनको हम कर लेंगे सॉल्व। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। ठीक है, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 1 3 × 5 = 15, 750। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम काटते हैं तो 25 × 3 = 75, 30 आ जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 30 × 4 × 24। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2880। तो त्रिशला ने क्या निवेश किया था, 2880 रुपये निवेश किया था। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, एक दुकानदार 1000 रुपये में वस्तु को बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। वस्तु को 325 रुपये में बेचने पर उसे अर्जित लाभ के 14 गुने के बराबर हानि होता है। तो यदि वो 40% का लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को किस मूल्य पर उसे बेचना चाहिए, हमें यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य है
क्रय मूल्य है CP x रुपये, तो प्रश्न के अनुसार क्रय मूल्य माइनस 325 रुपये, तो उसको लाभ क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, हानि होता है कितना, 1000 रुपये में बेचता है माइनस क्रय मूल्य कितना, 14 गुना लाभ होता है, 14 गुना हानि होता है, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 14 कर देंगे, तो x माइनस 325 बराबर 1000 गुणे 14 मतलब कि 14000 माइनस 14x, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 15x, और यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 14325 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 955। ठीक है, तो अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 40% का लाभ कमाना का चाहता है, ये हमारा क्रय मूल्य आएगा, तो 955 का 140% हम निकाल लेते हैं, तो 140% निकालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 1337 रुपये, तो उसको कितने में बेचा जाना चाहिए, 1337 रुपये में बेचना चाहिए, तब उसको 40% का लाभ कमाएगा। वो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 955 रुपये। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि एक वस्तु को 11,544 रुपये में बेचता है, मतलब कि ये हो जाता है इसका एसवी, तब होने वाला जो लाभ है उसी वस्तु को अगर 5,772 में बेचता है तो होने वाला हानि है 22% अधिक है। वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य बताना है। मान लेते हैं क्रय मूल्य जो है क्या है, इसका क्रय मूल्य x है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, मतलब 11,544 माइनस x, तो ये क्या है, ये लाभ है। और ये लाभ किस लाभ के बराबर है, तो ये बता रहा है कि x मतलब क्रय मूल्य माइनस दूसरा वाला जो विक्रय मूल्य है 5,772, तब इस पर लाभ ये कमाता 22% हानि अधिक है, तो 122/100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा लाभ के। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, पक्षांतर करके गुणा करेंगे ये जीरो का इसमें, तो कितना हो जाएगा 11,544 गुणे 100, तो जाएगा 11,544 00 माइनस 100x, 100 से गुणा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 122 से गुणा करेंगे तो 122x माइनस 5,772 गुणे 122 गुणा कर लीजिएगा, 70 41 84 आएगा। पक्षांतर कर लीजिएगा। अब इसको पक्षांतर करने के बाद जो वैल्यू आएगी, पक्षांतर करने के बाद हो जाएगा ये 122x प्लस 100x बराबर के हो जाएगा 1155 44 00 प्लस 70 41 84, तो 222x बराबर 1858 तो x बराबर 1858,584/22। ठीक है, तो x बराबर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 8,372, तो आंसर इसका हो जाएगा 8,372। ठीक है, लागत मूल्य उसका क्या था 8,372। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं इसमें हम इस तरीके से, त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है। इसमें कह रहा है कि कोण आर बराबर 54 डिग्री, मतलब कि ये कोण कितना बता रहा है 54 डिग्री बता रहा है, और बिंदु एस से पी क्यू का समद्विभाजक लंब क्यू आर से बिंदु टी पर मिलता है, मतलब बिंदु टी पर मिलता है, मतलब जो इस तरीके से अगर हम निकालेंगे तो ये क्या है, ये 90 डिग्री एस होगा कोण, और ये टी पर मिल जाता है इस प्रकार। और कह रहा कोण टी पी आर बराबर, कोण टी पी आर बराबर 46 डिग्री, मतलब कि अगर हम इसको टी से पी से मिलाते हैं तो ये कोण क्या है 46 डिग्री है बता रहा है। ठीक है, तो कोण पी क्यू आर का मान हमें याद करना है, पी क्यू आर मतलब कि हमें कौन कौन सी वैल्यू, इस वैल्यू का, इसका वैल्यू बताना है, कोण पी क्यू आर की वैल्यू बताना है। तो देखिए जब समद्विभाजक होता है तो ये सॉरी, ये और ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। अब हम यहाँ पर हम त्रिभुज क्यू एस टी और त्रिभुज पी एस टी में देखते हैं। क्यू एस टी कहाँ पर है, देखिए बिंदी में रख रहा हूँ, क्यू एस टी ये हो गया, और पी एस टी मतलब पी एस और टी, इस तरीके से इसमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए कोण एस बराबर कोण एस है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक कोण इधर 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा, कोण एस बराबर कोण एस है। अब एस क्यू बराबर
एस पी के, क्यों, समद्विभाजक है, ठीक है। इसके बाद एस टी बराबर एस टी के, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ रेखा है, दोनों में है तो समान रेखा होंगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज क्यू एस टी और सर्वांगसम त्रिभुज पी एस टी के, ठीक है। सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे कोण एस क्यू टी बराबर किसके हो जाएगा, कोण एस क्यू टी बराबर हो जाएगा कोण एस पी टी के, एस पी टी के। और एस पी टी को हम मान लेते हैं, एस पी टी को मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। एस पी टी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स है। तो एस पी टी को मान लेते हैं एक्स है कोण। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब पूरे में अगर हम देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम देखते हैं तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना 180। तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान कितना होता है, तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। 180 के बराबर P का मान क्या है, यहाँ पे P का मान है x प्लस 46। Q का मान कितना है, Q का मान कितना है x, क्योंकि P और x क्या है, बराबर हो गए हैं कोण x, तो ये x हो जाएगा, तो x हो जाएगा। प्लस R का मान दिया गया कितना 54, ये बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम निकालते हैं 2x बराबर 180 माइनस 100, तो 2x बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। हमें यही निकालना था, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री, ठीक है। 40 डिग्री हो जाएगी x का मान। तो इस तरीके से ये हो जाएगा ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने देख लिया अभी तक, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।